हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेजेज नोट सीरीज का 100 पेजेज नोट सीरीज का L3 वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। पिछले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और फर्स्ट वाले एडिशन में हिस्ट्री और साइंस भी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिलहाल समय का सदुपयोग करने के लिए आप उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। हाँ, फिर से वो वीडियो दोबारा आते हैं तो दोबारा देख लीजिएगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, फर्स्ट एडिशन के भी, सेकंड एडिशन के भी। बात करें इस नोट्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के पीडीएफ के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी, समझने में भी काफी आसानी होगी। इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। हाँ, इस वीडियो की बात करें तो चूंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो इसमें मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बातें समझ में आ जाए। उसके बाद जब आप नोट्स को पढ़ने जाएंगे तो आराम से 4 से 5 मिनट में, 3 से 4 मिनट में आसानी से रिवाइज कर लेंगे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट वीडियो देखने के बाद। तो चलिए, खैर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल में। पिछले दोनों वीडियोज में हमने जो बातें कर ली उसके आगे बात करने वाले हैं, मतलब इधर कृषि से शुरू करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातें हम इस वीडियो में कर लेंगे, बिहार स्पेशल से संबंधित सारी बातें इस वीडियो में कर लेंगे, खत्म हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। देखिए, कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार की लगभग 77% जनसंख्या जो है ना वो कृषि पर आश्रित है, ठीक। ये डेटा बहुत, मतलब मोटा मोटी आप ये डेटा याद रखिए। बाकी जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो उसमें जो डेटा है ना वो महत्वपूर्ण, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ या फिर बिहार बजट है, ठीक ना, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण या फिर बिहार का बजट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी मैं नोट्स बना दूंगा काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, ठीक। मैं वो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और हाँ, तो ये मोटा मोटी आप जान लीजिए कि बिहार की लगभग 77% जनसंख्या जो है ना कृषि पर आश्रित है। और कृषि योग्य जो भूमि है ना बिहार में 80% से ज़्यादा है, 80% से अधिक है, ठीक, मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं आप। हाँ, गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है, इधर की तरफ उर्वरता भी ज़्यादा है, उत्तर साइड में, उत्तर की दिशा में, ठीक। तो हाँ, क्या है, गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्र में, ज़्यादा एरिया में कृषि होती है, लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि होती है। थोड़ा सा ये मोटा मोटी आप ध्यान रख लीजिएगा। ध्यान क्या रखना है, उत्तरी भाग में वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा खेती होती होगी। हाँ, एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में फसल जो है, जो प्रमुख फसलें हैं और उनका जो उत्पादन क्षेत्र है, मतलब कौन सा जिला सबसे अग्रणी है बिहार में, उसकी बात करें तो देखिए, चावल की बात की जाए, चावल में जो अग्रणी जिला है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, वो करता है रोहतास, ठीक है। उत्पादन की बात की जाए, ज़्यादातर उत्पादन ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको ये पहला वाला ध्यान में रखना है कि अग्रणी कौन है, उसके बाद दूसरा वाला ध्यान रख सकते हैं, तीसरा वाला भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पहला वाला आपको जरूर ध्यान रखना है, ये याद हो जाए, उसके बाद ये ध्यान में रखेंगे आप। हाँ, उत्पादकता की बात की जाए तो सबकी उत्पादकता ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो प्रमुख फसलें हैं उनका ध्यान में रख सकते हैं। उत्पादकता कम पूछा जाता है, बट पूछ लिया जाएगा तो आप ये जो प्रमुख फसलें हैं उनका ध्यान रख लीजिए। उत्पादकता का मतलब हुआ प्रति हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है चावल का, पश्चिम चंपारण करता है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो रोहतास सबसे ज्यादा करता है। मतलब उत्पादन की बात की जाए तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, रोहतास करता है, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है, उसके बाद है पश्चिम चंपारण। आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये सारी चीजें आप देखेंगे तो वहां रिवीजन हो जाएगा। और गेहूं की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में भी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है, रोहतास है, ठीक। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। फर्स्ट वाला आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। अगर ये दिमाग में सेट हो जाती हैं ये सारी चीजें, फर्स्ट वाला जिला सेट हो जाता है ये सब, उसके बाद दूसरे तीसरे पर आप जाइएगा। हाँ, उत्पादकता की बात की जाए गेहूं की तो बेगूसराय फर्स्ट पर है उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में। मक्के की बात की जाए तो मक्का में कटिहार आगे है, अग्रणी है, दूसरे नंबर पर पूर्णिया है, तीसरे पर बेगूसराय है। प्रोडक्टिविटी में अररिया सबसे आगे है मक्का में। दलहन की बात की जाए तो पटना एक नंबर पर है, दूसरे नंबर में नालंदा है, उसके बाद औरंगाबाद है। उत्पादकता की बात की जाए दलहन में तो जहानाबाद, प्रति एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन दलहन की कौन करता है, जहानाबाद। ओवरऑल बात की जाए तो पटना में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। गन्ने की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण में, उत्तर पश्चिम की तरफ। पश्चिम चंपारण किधर की तरफ है, बिहार का मैप देखिएगा ना तो उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम भी ऑप्शन में होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो रटे हैं उसी से, मतलब सेम टू सेम वही है तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, देखिए आम की बात की जाए तो आम में जो अग्रणी है दरभंगा है, ठीक। दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। जर्दालू आम की बात की जाए तो उसमें भागलपुर का नाम ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अमरूद की बात की जाए तो पहले नंबर पर नालंदा है, फिर मुजफ्फरपुर के बाद रोहतास है। ठीक। लीची की बात की जाए तो ये याद रखने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। केला की बात की जाए तो मधुबनी, आलू की बात की जाए तो ध्यान रख सकते हैं पटना है, उसके बाद नालंदा है। अग्रणी जिला कौन सा है? पटना। प्याज में नालंदा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। मखाना की बात की जाए तो मखाना आप जानते ही, हाँ मखाना की बात की जाए ना तो 90% बिहार जो है ना भारत में, देश में 90%, लगभग 90% मखाना का उत्पादन केवल अकेले बिहार ही करता है। उसके बाद जूट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, जूट के उत्पादन में, प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन सा है? अग्रणी जिला कौन सा है? पूर्णिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूध एवं मछली के उत्पादन की बात की जाए तो देखिए, दूध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो बिहार में गाय के दूध का होता है, ठीक है ना, लगभग 60% है। उसके बाद भैंस के दूध का है। गाय की बात की जाए तो गाय के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है समस्तीपुर है। उसके बाद भैंस की बात की जाए तो मधुबनी है, ठीक है ना, एक नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, अग्रणी जो जिला है भैंस के दूध के प्रोडक्शन में, वो कौन सा है? मधुबनी है। और मछली की बात की जाए तो मछली के उत्पादन में भी मधुबनी शीर्ष पर है। तो इसमें खाली फर्स्ट वाला भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और इधर वाले में भी सबसे पहले तो आप फर्स्ट वाला ही ध्यान रख लीजिए, एक नंबर पर कौन सा है, अग्रणी जिला कौन सा है। अगर ये ध्यान में रह जाता है उसके बाद इधर जाइए, इधर भी जाना है तो जो मेजर फसलें हैं, जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया। बिहार की जो प्रमुख फसल, खाद्य फसल है वो कौन सी है? चावल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है? गेहूँ है, ठीक है। चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब प्रमुख फसलें हैं बिहार की, खाद्य फसलें हैं। उसके बाद बात करें, देखिए उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये उर्वरक के खपत में देख लीजिए, उर्वरक का भी खपत ध्यान रख लीजिए कि सर्वाधिक यूरिया की जो खपत की है, सर्वाधिक यूरिया की खपत लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग रोहतास, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण जब आप पढ़ेंगे ना 2020-21 वाला, तो उसमें ये मिलेगा। सर्वाधिक यूरिया की खपत में सबसे आगे कौन सा है? रोहतास है। सर्वाधिक एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की खपत में कौन सा आगे है? पूर्णिया है। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। भारत की बात कीजिए, भारत में कौन सा स्थान रखता है बिहार? जो प्रमुख फसलें हैं या फिर जो भी फसल है या फिर फल सब्जियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि चावल की बात की जाए तो चावल में 6ठा स्थान है बिहार का, ठीक है ना। चावल के उत्पादन में भारत में बात की जाए, ठीक है ना, केंद्र स्तर पर बात की जाए तो बिहार का जो स्थान है 6ठा स्थान है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में भी बिहार का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, ठीक है ना, भारत में। मखाना की बात की जाए तो 90% मखाना का उत्पादन अकेले बिहार ही करता है भारत में, तो ये प्रथम स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मखाना को, मिथिला के मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है। सब्जी की बात की जाए तो तीसरा स्थान है बिहार का, मकई में तीसरा और जूट में भी दूसरा, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार की जो प्रमुख खाद्य फसल है ये तो मैंने बता ही दिया है, चावल है, पर उसके बाद गेहूँ है। सर्वाधिक फसल सघनता की बात की जाए, सर्वाधिक फसल सघनता अर्थात डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? शिवहर में है, मतलब कम एरिया में ज़्यादा फसल, कम एरिया में ज़्यादा। और सर्वाधिक निवल बुआई की बात की जाए, मतलब नेट बुआई क्षेत्र, कहने का मतलब मान लीजिए ये 100 मीटर स्क्वायर, ठीक, 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं ये 50 मीटर स्क्वायर है, छोटा सा एरिया है, ठीक है। तो जितना फसल इसमें बोया गया है ना 100 मीटर स्क्वायर में, उतना ही अगर इसमें बो दिया जाए तो ये ज़्यादा घना हो जाएगा ना, यहाँ डेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, बट क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो ये बड़ा है, ज़्यादा दूर में फैला हुआ है, ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो वही वाली बात यहाँ पर है, सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र, मतलब क्षेत्रफल जो बुआई वाला है, बड़ा वाला क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बक्सर, भोजपुर में है, ठीक। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में आप पढ़ेंगे। और न्यूनतम फसल की बात कीजिए, सघनता, हाँ सघनता वाली बात मैंने बता दी है। सर्वाधिक फसल सघनता डेंसिटी कहाँ पर है? शिवहर में है, और सबसे कम कहाँ पर है? गया में है, डेंसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए खनिज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो चलिए आप मैप देखते रहिएगा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है टेबल बनाकर कि एक मिनट, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जोत के प्रकार हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए सीमांत जोत की बात की जाए तो सीमांत जोत के अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक लैंड हो, जमीन हो, ठीक है। लघु जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड हो। मध्यम जोत के अंतर्गत आते हैं जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक लैंड हो। और वृहद जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हो। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो लगभग 97% किसान जो है ना वो सीमांत जोत और लघु जोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक।
जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद बात हम करते हैं बिहार में खनिज की। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाकर लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर मैप देखते हैं। मैप में बात कीजिए, देखिए प्रमुख जो खनिज है ना, उनका जो भंडार है उनको देखें तो पाइराइट की बात करें तो पाइराइट भारत में, पाइराइट की बात की जाए तो भारत में आप मान सकते हैं कि इकलौता बिहार ही है जो पाइराइट का उत्पादन करता है, लगभग 95%। ठीक है, और पाइराइट का जो बिहार में भंडार है वो कहाँ पर है? रोहतास में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रोहतास में। चूना पत्थर की बात की जाए तो देखिए चूना पत्थर का जो भंडार है मेनली कहाँ पर है? रोहतास और कैमूर में भंडार है इसका। ठीक है, मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा ना, मान लीजिए पूछ लेता है कि पाइराइट का या फिर चूना पत्थर का भंडार कहाँ पर है, और 3 ऑप्शन ऊपर से उठाकर दे देता है उत्तर बिहार से, तो मैप से आपको आइडिया लग जाएगा ना कि भाई जो भी खनिज हैं वो दक्षिण बिहार में मिलते हैं, क्योंकि इधर की तरफ ही पठारी क्षेत्र है, इधर की तरफ तो मैदानी भाग है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे आसानी से, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप रटे नहीं, मतलब रटा हुआ क्या बोलते हैं, रटा हुआ दिमाग नहीं लगाएं वहाँ पर, आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो हाँ, चूना पत्थर की बात की जाए, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कच्चा माल है ना, मतलब सीमेंट उद्योग है ना, उसका जो मेन कच्चा माल है, प्रमुख कच्चा माल है, जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? चूना पत्थर ही है। तो चूंकि चूना पत्थर इधर पाया जाता है, कैमूर और रोहतास की तरफ पाया जाता है, इसीलिए अधिकांशतः बिहार में जो सीमेंट उद्योग है इधर की तरफ ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्रक की बात की जाए तो इधर नवादा है, यूरेनियम की बात की जाए तो गया है, और सोना की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जमुई। ठीक है ना, जमुई। फिर बॉक्साइट की बात कर ली जाए, देख रहे हैं ना यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्साइट मुंगेर में। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप मैप देखते रहिएगा। चलिए टेबल हम देख लेते हैं। टेबल में मैंने खनिज लिखा है और जो उनके प्रमुख क्षेत्र हैं उनको लिखा है। जैसे चूना पत्थर की बात की जाए तो मैंने अभी बता ही दिया, रोहतास और कैमूर, ध्यान रखिएगा। पाइराइट की बात की जाए तो पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना, मूर्खों का सोना, गोल्ड जैसा ये दिखता है। तो पाइराइट का जो उत्पादन क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र जो है, भंडार है, वो कहाँ पर है? रोहतास में है, याद रखिएगा। देश में बिहार का प्रथम स्थान है इसका। ठीक, लगभग 95%, ये लगभग 95% जो भंडार है वो कहाँ पर है? बिहार में ही है पाइराइट का। सोना की बात की जाए तो सोना के लिए जमुई ध्यान रखिएगा। यूरेनियम की बात की जाए तो मुख्य रूप से आप गया ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मुख्य रूप से जिसको हाईलाइट किया गया है उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मतलब मुख्य रूप से वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद नवादा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बॉक्साइट की बात की जाए तो मुंगेर, मुख्य रूप से मुंगेर में। उसके बाद रोहतास भी ध्यान रख सकते हैं, रोहतास में भी पाया जाता है। अभ्रक की बात की जाए तो नवादा में पाया जाता है। उसके बाद गया में भी मिलता है माई का, नवादा याद रखिएगा, मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। डोलोमाइट की बात की जाए तो रोहतास हो गया, मतलब रोहतास का जो बंजारी क्षेत्र है। उसके बाद गंधक की बात की जाए तो ये भी रोहतास में, अमझौर वाला जो इलाका है रोहतास का। एस्बेस्टस की बात की जाए तो ये मुंगेर में। मैंगनीज की बात की जाए तो पटना, मुंगेर, गया में। ठीक है ना, मैंगनीज मिलते हैं। उसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क की बात की जाए, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट की बात की जाए तो गया और जमुई वाले क्षेत्र में ये मिलता है। और हेमेटाइट अयस्क की बात की जाए, ये भी लोहा का अयस्क है, तो ये भागलपुर में मिलता है। ठीक है ना, भागलपुर में इसका भंडार है। हेमेटाइट का भंडार कहाँ पर है? भागलपुर में। सोप स्टोन की बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान, मतलब देख लीजिए, जमुई है। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर, बांका की तरफ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको हाईलाइट किया है उस पर आपको विशेष फोकस रखना है, जिसको हाईलाइट नहीं किया है उसको बस 1-2 नज़र देखते रहिए। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिए। बिहार में कुछ उद्योग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उद्योगों की बात की जाए, उद्योग और कारखानों की, वो हैं कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात की जाए तो ये मोकामा में है। ठीक है ना, मोकामा में है। सिगरेट फैक्ट्री की बात की जाए, सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक के कारखाने की बात की जाए तो मुंगेर में है। जूता के कारखाना, ठीक है ना, बाटा का है, बाटा इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मोकामा में है, ये भी पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? पटना में है, पटना के फतुहा में। ठीक है ना, यहीं पर पुनपुन नदी आकर गंगा से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक, तो वो भी पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में, और ये भी पूछा गया है। और रेशम उद्योग की बात की जाए तो रेशम उद्योग कहाँ पर है? भागलपुर में है। कच्चा रेशम की, हाँ, कच्चा रेशम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये पढ़ लीजिए, कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। तेल शोधक कारखाना की बात की जाए, अर्थात रिफाइनरी की बात की जाए तो बिहार की जो पहली रिफाइनरी है, प्रथम तेल शोधक कारखाना है, वो कौन सा है? बरौनी ही है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? बेगूसराय में। उसके बाद सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो याद रख लीजिएगा डालमिया नगर। देख रहे हैं ना, ये सीमेंट उद्योग
चूना पत्थर से आप ध्यान रख सकते हैं। सीमेंट उद्योग किधर की तरफ, रोहतास। डालमिया नगर कहाँ पर है, रोहतास। बंजारी में भी है, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग। तो आप ध्यान रखिएगा, तो मैप से आप ध्यान रखते हैं तो रटना भी नहीं पड़ेगा इसको। उसके बाद बात की जाए जूट उद्योग की, जूट की बात की जाए तो पूर्णिया कटिहार में है जूट का उद्योग। रेल पहिया कारखाना बेलापुर छपरा में है। विद्युत इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा छपरा में है। रेल इंजन मरम्मत जो कारखाना है वो कहाँ पर है, जमालपुर में है। सिंदूर का उद्योग, सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। और उर्वरक का उद्योग, उर्वरक उद्योग कहाँ पर है, बरौनी में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस करिएगा। उसके बाद चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर सीमेंट उद्योग मैंने बता ही दिया है, मैंने बोल दिया है, वो बंजारी वहाँ पर लिखा नहीं था। तो डालमिया नगर बंजारी दोनों रोहतास में ही है, ठीक। तो मैप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। कागज़ की बात की जाए तो कागज़ उद्योग में एक दो नाम याद रख सकते हैं, ये डालमिया नगर, ये रोहतास में है। बरौनी हो गया, और भी हैं बट मुख्य रूप से ये ध्यान रख सकते हैं। प्लाईवुड की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में है प्लाईवुड उद्योग। चमड़ा उद्योग की बात की जाए तो मोकामा में, दीघा में है, गया में है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिया सलाई उद्योग की बात की जाए तो कटिहार में है। पटाखा उद्योग की बात की जाए तो पटना सिटी में है। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ। बिहार राज्य की बात की जाए तो देखिए, बंगाल से बिहार जब अलग होता है उसकी बात करें तो वो कब अलग होता है, बंगाल से जब बिहार अलग होता है तो उड़ीसा के साथ अलग होता है, मतलब बिहार और उड़ीसा साथ में होते हैं। इसकी घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के दरबार में, दिल्ली दरबार में, ठीक है। बिहार राज्य के गठन की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसका गठन कब कर दिया जाता है, 22 मार्च 1912 को, और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको, 22 मार्च को। वो 12 हो गया यहाँ पर, यहाँ 22 होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हो जाता है, 1 अप्रैल 1936 को। इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हाईलाइट किया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। झारखंड कब अलग हो जाता है बिहार से, 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है बिहार से झारखंड अंततः, ठीक है। कितनी जमीन लेकर, 45.85 लगभग 45.85% जमीन लेकर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। बिहार में पंचायती राज की बात की जाए तो आपको पता ही है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ पर भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है जिसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद है जिसके प्रधान को अध्यक्ष बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य जो अधिनियम है, बिहार पंचायती राज अधिनियम, वो 2006 वाला है, जो लागू कब हुआ था, 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, 3 स्तरीय पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ, कितने का मिला हुआ है, 50% का, 50%, 50% का आरक्षण है। पहले 33 था, 50% कर दिया गया, ठीक। 1700, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 1977 में, 1937 में जो चुनाव हुआ था ना स्वतंत्रता से पहले, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसमें जो बिहार में, देखिए ये हुआ क्या था, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें प्रथम जो प्रधानमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री बने अर्थात मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उप प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, श्री राम दयालु सिंह, ठीक है ना। ये तीनों बातें याद रखिएगा। उसके बाद बात कीजिए, हाँ उस समय मैंने यहाँ लिख दिया, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हाँ, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक और बातें हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम जो राज्यपाल थे, मतलब बिहार और उड़ीसा जब साथ में थे, उस समय जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल, जब उड़ीसा अलग हो गया उस समय, मतलब केवल बिहार था, तब कौन थे राज्यपाल, सर मॉरिस गार्नियर हैलट, ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन बने, श्री जयराम दास दौलतराम। इस बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद बात कर ली जाए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के मतलब स्वतंत्रता के बाद भी यही बनते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा। और उसके बाद बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ये तो आपको पता ही है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने, श्री महामाया प्रसाद, ठीक है ना। बिहार के सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री, मतलब सर्वाधिक बार शपथ किन्होंने लिया है, नीतीश कुमार ने लिया है, 8वीं बार। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस बातों की। जैसे पर्यटन स्थल है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। जैसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली अर्थात बोधि वृक्ष जो है ना, या फिर महाबोधि मंदिर की बात कीजिए, या फिर सुजातागढ़ की बात कीजिए, ये सब कहाँ पर है, गया में ही है। प्रेतशिला पहाड़ी है, रामशिला पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी इस बार पूछा गया था, या फिर विष्णुपद मंदिर, ये सब कहाँ है, गया में है।
अलार कलाम का जो निवास है या फिर केसरिया स्तूप वो कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जरासंध का जो अखाड़ा है, ग्लास ब्रिज है, विश्व शांति स्तूप है, गिरधकुट पर्वत है, गिरधकुट पर्वत कहाँ पर है? राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। चौमुखी महादेव का मंदिर कहाँ पर है? चौमुखी महादेव का मंदिर है वैशाली में है। सीताकुंड कहाँ पर है? मुंगेर में है। पुनौरा धाम कहाँ पर है? सीतामढ़ी में है। हजारीमल धर्मशाला कहाँ पर है? चंपारण में है। ये गांधी जी से संबंधित है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हजारीमल धर्मशाला है चंपारण में, चंपारण को ही बेतिया बोला जाता है, ठीक है ना। और मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण लिखा हुआ है, पश्चिमी चंपारण। जामी मस्जिद है, ये कहाँ पर है? वैशाली में, ठीक है ना। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये डेट याद रख सकते हैं। गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था, पूरा हुआ था, ये 84 में शुरू हुआ था इसका काम। बांकीपुर, ये पटना में, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अनाज का भंडारण हेतु इसको बनाया गया था, अनाज भंडारण के लिए, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था 22 दिसंबर 16, ये आप डेट याद रखिए, 1666। ये ईस्वी याद रखिए, ये ईस्वी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पटना साहिब में हुआ था, ठीक है ना। और इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। माता गुजरी थी, गुजरी नाम है ये, ठीक है ना। पटना वाले बोल रहा हूँ, पटना आने वाले सिखों के अन्य गुरु, अन्य मतलब जो गुरु गोविंद सिंह के अलावा, तो गुरु तेग बहादुर तो थे, इनके पिता थे, और गुरु नानक देव आए थे, ठीक, जो प्रथम गुरु थे सिखों के। उसके बाद चलिए कुछ समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में, वो भी साप्ताहिक, वो कौन सा है? द बिहार हेराल्ड, ठीक है ना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलता था, उसका नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड। बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है, जो दैनिक मतलब रोज निकलता था, डेली, उसका नाम क्या है? द सर्चलाइट, ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जो कि क्या है? साप्ताहिक है, ये भी सप्ताह में एक बार निकलता था, इसका क्या नाम है? बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो डेली निकलता था, उसका नाम क्या है? सर्वहितैषी। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ एक फैक्ट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि श्री जगत नारायण लाल, इनको आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, ये नाम आपने सुना होगा काफ़ी, इनके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। और जैसे कि इनको 1940-42 के दौरान बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये भी पूछा हुआ है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। राजकुमार शुक्ल, इनका तो आपको पता ही है, इन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, मतलब किसानों की समस्या देखने आए थे, उसी क्रम में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल का जो गांव है वो आपको ध्यान रखना है, मुरली भरा हुआ, पश्चिम चंपारण में है। बिहार का पहला व्यक्ति जिसको लोकसभा अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, चयन किया गया, वो कौन है? बलिराम भगत, ठीक है, 5वीं लोकसभा के लिए बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलिराम भगत। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देश में कृषि अनुसंधान, कृषि से संबंधित जो रिसर्च प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कौन सी जगह पर है? बिहार कृषि कॉलेज है सबौर में। सबौर कहाँ पर है? भागलपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, हाँ, तो बिहार विशेष से संबंधित सारी बातें हो चुकी हैं, बिहार स्पेशल से संबंधित सारी बातें हो चुकी हैं। एक पेज और था, एक पेज जिसमें सामान्य परिचय वाले जो नोट्स हैं उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मतलब 10 मिनट में वो डिस्कस हो जाएगा, जिसमें जिलों के बारे में देखेंगे, मैप को कैसे देखते हैं, मैप को कैसे ध्यान रखना है, मतलब जो सीमांत जिले हैं, सीमा रेखा पर जो जिले हैं, जैसे कि नेपाल को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं, या फिर उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं, झारखंड को, बंगाल को, कौन सा जिला सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है, ये सारी बातें हम उस वीडियो में कर लेंगे। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, ये सारी बातें सामान्य परिचय वाले वीडियो में हम कर लेंगे। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मिनट का ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आराम से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए आप वो बातें हम अगले वीडियो में कर लेंगे। वैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसको सेपरेटली अलग वीडियो में कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, सामान्य परिचय वाला वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।